वेलकम टू द माय चैनल। और आज है लुसेंट की 7वीं सीरीज़। और आज से जो है हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है मौर्य समाज। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक हैं वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में। घनानंद को जो है हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त का जो है प्रधानमंत्री भी बना था। कौन? चाणक्य। चाणक्य जो है कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक ये अर्थशास्त्र है जिसका कि संबंध है राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। और चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की जो है संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये जो है दे दिए चंद्रगुप्त को। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कार्नेलिया है ये किसकी पुत्री थी? तो ये सेल्यूकस निकेटर की थी जिनकी की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनी जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जो है वर्णन वो एपियानाश ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किनके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु 290 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हो गई थी। ये ईस्वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और किस जगह पर हुई थी इन सब पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जो कि 290 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में जो है बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया था। बिंदुसार के जो है शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासन काल में 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। क्या क्या था? मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक। एथेनियस के अनुसार बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तारानाथ जो है एक बौद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट है अशोक। अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था ये अशोक महान हुआ जो कि 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा।
राजगद्दी पर जो है बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। माशकी एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी थी तोसली उस पर अपना अधिकार कर लिया। और प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटिलापुत्र में डियानिशियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ये 4 गुफाएं कौन कौन हैं? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक का पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक ने 4 कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। फिर अशोक के पौत्र थे दशरथ, इन्होंने नागार्जुन गुफा दी थी। अशोक की माता का नाम था शुभधांगरी और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में जो है शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के अभिलेखों में जो है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का उपयोग हुआ है। कौन कौन? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक एवं जो अरमाइक लिपि है उसका अभिलेख मिलता है अफगानिस्तान से। और जो ये खरोष्ठी लिपि है उसका अभिलेख मिलता है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। और जो शेष जो ब्राह्मणी लिपि है उसका अभिलेख मिलता है शेष भारत से। ग्रीक एवं अरमाइक अफगानिस्तान, 2 लिपि है, ग्रीक और अरमाइक। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और भारत में ब्राह्मणी लिपि। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में पादेत्रिटी फैंतलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता मिली थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अब देखते हैं अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं और उनमें जो वर्णित विषय हैं। पहला शिलालेख, इसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की को जो है चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भूरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 7वां और 8वां। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के जो है सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है। 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया।
नेक्स्ट देखते हैं अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उसकी संख्या 7 है और जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। और यह जो हमें प्राप्त हुई है ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं 7 वो लिखे गए हैं सिर्फ ब्राह्मणी लिपि में। अब हम लोग देखते हैं ये जो 6 स्थान हैं ये कौन कौन से हैं। एक तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले जो है कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। नेक्स्ट है दिल्ली टोपड़ा। यह स्तंभ लेख जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ। यह पहले मेरठ में था फिर इसको फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। रामपुरवा अभिलेख की खोज जो कि बिहार में है तो 1872 में कार्लायल ने इनकी खोज की थी। लौरिया अरेराज यह भी चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में है और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को जो रानी का अभिलेख कहा जाता है और अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वह है रुम्मी देई। इसी में लुम्बिनी में जो है धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है यह सबसे लंबा है। जो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना कंधर अभिलेख ये जो है ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है और साम्राज्य में जो है मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति एवं पूर्व चरित्र की जो है काफ़ी जांचा परखा जाता था जिसे कि उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें कि जो है सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है, इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में जो है चर जासूस को कहा गया है। जासूस को कहा जाता था चर अर्थशास्त्र में। अब देखते हैं जो मौर्य प्रांत थी और उसकी राजधानी कहाँ थी। उत्तरापथ की जो राजधानी थी ये थी तक्षशिला। अवंती की थी उज्जैनी। कलिंग की थी तोसली। दक्षिणापथ की थी सुवर्णागिरी और जो प्राची है पूर्वी प्रांत इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य में जो प्रांतों की संख्या थी ये 5 थी और जो है प्रांतों को उस टाइम कहा जाता था चक्र। और जो प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे जो कि प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो कि विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, जिसका कि जो है मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और प्रशासकों में जो सबसे छोटा था गोप था जो कि 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो कि 6 समितियों में से विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। 30 सदस्य और ये जो 30 मेंबर हैं ये जो है 6 समिति में विभाजित थे और प्रत्येक समिति में 5 थे तो हो गया 6 × 5 30 टोटल। और बिक्री कर के रूप में जो है मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था
और इससे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो एग्रोनोमाई था वह मार्ग निर्माण अधिकारी था, जो कि रास्ता का निर्माण करता था, उसका जो अधिकारी होता था उसे हम लोग कहते थे एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या से अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था उसको कहते थे नायक, और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी उसको कहते थे सेनापति। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था उसे महामात्य शर्प नामक अमात्य के अधीन था। जो गुप्तचर विभाग था उसे कहते थे महामात्य शर्प, जो कि अमात्य के अधीन था। और अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को कहा गया गूढ़ पुरुष, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को कहते थे संस्था, और तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके जो गुप्तचर काम करते थे उसे कहते थे संचार। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उसको कहते थे राजुक, और सरकारी भूमि को शीता भूमि कहते थे, और बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदैव मातृ कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। और स्वतंत्र जो वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं थी उसको कहती थी रूपा जीवा। और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। और मौर्य शासन जो टोटल चला था 137 वर्ष तक चला। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ये था बृहदर्थ, और इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अब देखते हैं जो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ थे। मंत्री को कहते थे प्रधानमंत्री, पुरोहित को कहते थे धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति को कहते थे सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज को राजपुत्र, दौबारी को राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदी को अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता को कहते थे आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता को राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशासना को कारागार का अध्यक्ष, और प्रदेष्टि को कहते थे कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्ययन, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखाने का अध्ययन, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अब देखते हैं जो प्रशासनिक समिति थी एवं उसके कार्य क्या क्या थे। जो प्रथम समिति थी उसमें उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण था, और दूसरा में था विदेशियों का देखरेख, तृतीय जन्म मरण का विवरण, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। सैन्य समिति और जो उसके कार्य थे, जो पहले थे वो थी जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, और छठा रथ सेना की देखरेख। नेक्स्ट है ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग जिसने कि मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, ये जो है ब्राह्मण जाति का था, और इसी ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर दी थी, और ये जो है बृहदर्थ का सेनापति थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, और जो इंडो यूनानी शासक थे मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया एवं इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरतुत स्तूप का निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था
भूति। इसकी हत्या 73 ईस्वी में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की थी। कन्नव वंश का अंतिम राजा था सुशर्मा। सिमुक ने जो है 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या की और सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन जो ये इसे हम लोग कहते थे आंध्र वंशवी, इसकी जो शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। और ये जो प्रतिष्ठान है ये जो आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ये जो प्रतिष्ठान वंश है ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद में है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। और सातवाहन शासकों के समय जो वो प्रसिद्ध साहित्यकार था वो हाल एवं गुणाढ़ था। हाल ने जो है गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने जो है चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो प्रारंभ हुआ था ये भी सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। और सातवाहनों की जो भाषा थी ये प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी। सातवाहनों का समाज मातृ सत्तात्मक था और सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं ये है कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की जो है गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी सतकर्णी एवं जितना भी सातवाहन वंश के शासक थे इन्हें हम लोग कहते थे दक्षिणापथ के स्वामी। तो थैंक यू। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब